हेलो एवरीवन। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे थर्ड सेमेस्टर का 2019-20 सेमेस्टर सेशन में आया था थर्ड सेमेस्टर में। तो उसमें हम लोगों ने चार पार्ट्स तक कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट तक हो गया था। कई पार्ट्स में ये जो पेपर है KOE 031 कई पार्ट्स में सॉल्व कराया जा रहा है। तो ये पार्ट 5 हम लोग कर रहे हैं, पार्ट 4 हो चुका है। तो इसमें पूरी लैंग्वेज मैंने नहीं लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा जाना पहचाना है इक्विलिब्रियम का। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि टू आइडेंटिकल रोलर्स, यानी कि दो आइडेंटिकल रोलर्स यहाँ पर बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि इनका साइज भी सेम होगा और इनका वेट भी सेम होगा। तो टू आइडेंटिकल रोलर्स ईच ऑफ वेट 50 न्यूटन, दोनों का वेट 50 न्यूटन है, आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एंड अ वर्टिकल वॉल। एक किसी इंक्लाइंड प्लेन से और एक वर्टिकल वॉल से ये सपोर्ट दिए गए, सहारे दिए गए ताकि ये रेस्ट पर रहें। ओके, फाइंड द रिएक्शंस एट द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट्स ए बी एंड सी। तो ए बी और सी पर हमें नॉर्मल रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं। एज्यूम ऑल द सर्फेसेस टू बी स्मूथ, सारे सर्फेसेस को हमें स्मूथ मानना है, यानी कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है ये द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, तो सो द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉडी का बनाना है, इस बॉडी का, इस सेकंड बॉडी का बनाना है। मान के चलते हैं इस बॉडी को हम लोग फर्स्ट कह देते हैं, दिस इज फर्स्ट बॉडी एंड दिस इज अवर सेकंड बॉडी। मान के चलते हैं ये बॉडी सेकंड है। सबसे पहले हमें उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए जिसमें फोर्सेस की संख्या कम हो। अब देखिए, पहले से समझ लेते हैं, ये जो 50 न्यूटन का जो ऊपर बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, इसमें एक रिएक्शन जहां जहां टच करता है वहां वहां रिएक्शन मिलेगा। एक रिएक्शन यहां से मिलेगा, एक रिएक्शन यहां से मिलेगा, और तीसरा फोर्स जो होगा वो उसका वेट होगा, यानी कि इसके फ्री बॉडी डायग्राम में 3 फोर्स होंगे। यदि हम सेकंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहेंगे तो सेकंड 3 जगह पर टच कर रहा है, एक सी पर, दीवार पर, एक इंक्लाइंड प्लेन पर, और ये जो आपस में जो कांटेक्ट है वहां पर, यानी कि 3 तो रिएक्शंस होंगे, एक इसका वेट होगा, तो वो 4 होंगे। तो वहां पर हमारा सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जिस पर फोर्सेस की संख्या कम हो ताकि वो मैथमेटिकली सॉल्व हो सके, उसको करना है। तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट बना रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फर्स्ट बहुत सिंपल है, सिंपल सा कंसेप्ट लगता है। यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, सर्कुलर बॉडी बना दी, सबसे पहले सेंटर पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाते हैं, दैट इज इक्वल टू 50। ओके, ये स्फेरिकल बॉडी इस इंक्लाइन प्लेन को ए पर टच कर रही है, यानी कि ये स्फेरिकल बॉडी इंक्लाइन प्लेन को ए पर टच कर रही है। तो हमें पता है कोई भी जो रिएक्शन होता है बॉडी को, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, ये जाएगा, यानी कि इसको हम यहां पर इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। ए है तो मान के चलते हैं इसको नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज एन ए कह देते हैं। अब चूंकि वो इंक्लाइंड है, हमें पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, तो उससे वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हमें नजर आ रहा है, तो इसका एंगल डिसाइड कर लेते हैं। अब ये देखिए, एंगल डिसाइड करने का तरीका बहुत सिंपल है। हमें पता है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दिस एंगल इज गिवन टू बी 30 डिग्री, 30 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल यदि 30 डिग्री होगा, तो आप यहां पर यदि एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, मान के चलते आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल 30 होगा, तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। फिर आपको पता है ये जो नॉर्मल है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं 90, यानी कि इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, तो 30 होगा तो ये एंगल आपको 60 मिल जाएगा, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अच्छा, फिर अब ये देखिएगा, अब ये हम फ्री बॉडी डायग्राम में फर्स्ट बॉडी बना रहे हैं, तो ये सेकंड बॉडी को इस पॉइंट, इस जगह पर ये टच कर रही है। मान के चलते हैं इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को, मान के चलते हैं हम लोग डी नाम दे रहे हैं, दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट इज डी। तो पहले वैसे मैंने इक्विलिब्रियम का वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम पर। तो हमने ये बताया था कि जब भी दो स्फेरिकल बॉडीज आपस में एक दूसरे को टच करती हैं, तो वो एक दूसरे को रिएक्शन देती हैं। जैसे अगर दो स्फेरिकल बॉडी एक दूसरे को टच कर रही, चाहे वो सेम साइज की हो चाहे डिफरेंट साइज की हो, तो वो एक दूसरे को जो रिएक्शन देती है वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर थ्रू आउट इस तरीके से जाता है। अभी चूंकि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो नीचे वाली बॉडी उसको एक रिएक्शन देगी और वो रिएक्शन इस तरीके से जाएगा। क्योंकि अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना रहे हैं, तो मान चलते डी है तो इसका नाम एनडी हम लिख सकते हैं। जब इसके फ्री बॉडी डायग्राम की बारी आएगी तो वही एनडी पलट के उसी लाइन में वापस आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ,
जितना हमने आपको एक्शन दिया उतना ही रिएक्शन हमें पलट के मिलेगा। अभी चूंकि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं और ये ध्यान रखना है कि एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर ही ये रिएक्शन निकलता है। तो यहां पर हम इस तरीके से मान सकते हैं दैट इज एनडी, चाहे बॉडी सेम साइज की हो चाहे डिफरेंट साइज की हो, यहां पर ये कंसेप्ट हमेशा लगेगा सेंटर टू सेंटर। चलिए यहां तो बॉडी सेम साइज की। अब इनका एंगल डिसाइड करना है। तो एंगल डिसाइड करने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जब दोनों बॉडीज एक ही साइज की हैं, जब दोनों बॉडीज एक ही साइज की हैं, तो देखिए ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल का काम आ जाएगा। इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है दैट एंगल इज 30 डिग्री। ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। तो यदि हम इसके सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन कर दें, इस तरीके से मान लेते हैं, ये सेंटर टू सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये देखिए चूंकि ये बॉडी सेम साइज की है तो इसका सेंटर इससे उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा जितना इसका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा। इसका मतलब इसका सेंटर यहां से उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होगा जितना इसका सेंटर उससे, क्योंकि दोनों सेम साइज की है। तो यदि हम सेंटर टू सेंटर लाइन ज्वाइन कर देते हैं तो डेफिनेटली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल जाएगी। ये पहले ही बताए जा चुके हैं। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल जाएंगे तो यानी कि ये जो लाइन जा रही है इसका एंगल डेफिनेटली वही होगा, दैट इज 30 डिग्री। यानी कि इसका जो अगर हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 30 डिग्री, क्योंकि इंक्लाइंड का भी 30 डिग्री है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको पता है जब भी बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों फोर्सेस एक जगह पर इकट्ठा हैं दैट इज कॉन्करेंट और बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट पर है, तो लामीज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अप्लाइंग लामीज थ्योरम। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, 10 मार्क्स पे दे दिया इसको, हालांकि 10 मार्क्स के लायक नहीं है लेकिन 5 मार्क्स के लायक है, लेकिन फिर भी अप्लाइंग लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि जैसे अगर आपने एक फोर्स को पकड़ा, मान के चलिए Na, तो Na के नीचे किसी एक फोर्स को पकड़िए और उसके नीचे वो एंगल लिखिए जो बाकी दोनों के बीच का होगा। यानी कि Na के नीचे आपको लिखना है, Na के अलावा बाकी दोनों फोर्सेस कौन से हैं, Nd और 50, इनके बीच का एंगल देखेंगे तो 90 प्लस 30, यानी कि ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30। तो यानी कि किसी भी फोर्स के नीचे वो एंगल लिखा जाता है साइन लगाते हुए जो उस फोर्स के अलावा बाकी दोनों के बीच का हो। आप किसी भी फोर्स को पहले, किसी भी फोर्स को बाद में पकड़ सकते हैं। ओके, इट इज इक्वल टू, अब लिखते हैं Nd, मान चलिए हमने Nd लिखा। अब Nd के नीचे क्या लिखना है, Nd के नीचे वो एंगल लिखना है जो Nd के अलावा बाकी दोनों फोर्स, Nd के अलावा बाकी दो फोर्स हैं 50 और Na, इनके बीच का एंगल 90 प्लस 60, यानी कि ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 60 डिग्री। ओके, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा अलग कर देते हैं यहां से। ये फ्री बॉडी डायग्राम अलग हो गया। अब इक्वल टू तीसरा फोर्स हमें पता है 50 है, 50, तो 50 के नीचे वो एंगल लिखा जाएगा जो 50 के अलावा, यानी कि Na और Nd के बीच में। अब Na और Nd के बीच में देखिए एंगल 90 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में पूरा सम 180 होता है, तो 60 है, ये 30 है, 90, तो ये भी 90 बचा, यानी कि हम सीधे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ओके, यहां से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं Na अपॉन, हमें पता है साइन 90 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू कॉस 30 बन जाएगा, Nd अपॉन साइन 90 प्लस 60 कॉस 60, ये प्रॉपर्टी पता ही है आपको, दैट इज इक्वल टू 50 अपॉन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आप जानते हैं दैट इज 1। इस तरीके से आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले और तीसरे को इक्वेट करते हैं। मान के चलते हैं हम पहले और तीसरे को इक्वेट, मतलब Na अपॉन कॉस 30 और 50 अपॉन 1 को इक्वेट करेंगे तो हमें Na की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 50 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यानी कि Na की वैल्यू √3/2 यानी कि 25√3 आ जाएगा हमारे पास Na की वैल्यू। ओके, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से जब हम Nd अपॉन कॉस 60 और 50 अपॉन 1 को इक्वेट करेंगे तो देखिए Nd अपॉन कॉस 60 डिग्री, Nd अपॉन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन 1। इसको यदि हम इक्वेट करते हैं तो यानी कि यहाँ से सिंपली आ जाएगी Nd की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू कॉस 60, 50 इंटू कॉस 60 यानी कि 25 न्यूटन हमारा हो जाएगा।
ओके, तो ये हमारे रिएक्शंस निकल गए, यानी कि हमारे रिएक्शंस ए पर निकले और डी पर निकले। हालांकि डी पर ज़रूरत है, लेकिन बिना डी के सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ए पर हमने रिएक्शंस कैलकुलेट कर लिया। तो सिचुएशन को एक बार मैं फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सेकंड के फ्री बॉडी डायग्राम में फिर दिक्कतें आने लगेंगी। ये सिचुएशन थी और ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, यहाँ से ये गया हुआ है इस तरीके से, यहाँ से वर्टिकल वाली लाइन इस तरीके से गई हुई है। ओके, दिस एंगल वाज 30 डिग्री, ये एंगल हमारा 30 डिग्री था। ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा सी है। ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा सी है, और इस पॉइंट को हमने डी नाम दिया है। चलिए, तो अब हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सेकेंड बॉडी। बहुत इजी है ये, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकेंड। जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फिर सर्कुलर अरेंजमेंट लेंगे। बी से देखिए, सबसे पहले इसका वेट बना दीजिए। वेट इज दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 50। बी से जो उसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, देखिए बी यहां पर कहीं पॉइंट बी है और ये स्फेरिकल बॉडी है इस तरीके से, तो आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये वाला तो हिसाब किताब वैसा ही होगा जैसा ए पर था। तो यानी कि यहाँ पर एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो यानी कि ये जो एंगल हमें मिलेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये भी 90 होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री। इसका मतलब है जो हम यहाँ पर बनाएंगे एन बी, इस एन बी को हम ऐसे दिखा सकते हैं और इसका एंगल तो वही एन ए की तरह होगा, क्योंकि वो सेम इंक्लाइन प्लेन से है, बॉडी का साइज भी सेम है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, अभी हमने क्या बताया था, जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, सेम साइज की हो चाहे डिफरेंट की हो, तो वो एक दूसरे को रिएक्शन देती हैं जो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पर जाती है। तो इसकी बारी तो हो गई थी एन डी, अब यही एन डी पलट के मिलेगा, अभी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। और इसका एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से हम देखें तो इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से जो होगा दैट इज 30 डिग्री, अभी डिसाइड हुआ था। जब कोई फोर्स पलटता है तो भी वो हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बनाएगा, दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब है कि यहां पर हम दिखा सकते हैं दैट इज एन डी, और एन डी का एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, एन डी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, उसको टिक कर देते हैं। एन डी की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब एक फोर्स बचा है एन सी। ये दीवार इसको एक रिएक्शन देगी, क्योंकि दीवार बिल्कुल वर्टिकल है, तो यहां से रिएक्शन बिल्कुल आपको सीधे इस तरीके से मिलेगा। इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो इसके सेंटर से गुजर के आगे इस तरह से दिखा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन सी। ये एन सी हमारा क्वेश्चन मार्क होगा, एन बी भी हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। बॉडी पर 4 फोर्सेस हैं, समीशन एफ एक्स 0, समीशन एफ वाई 0, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले अप्लाई करते हैं समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। तो समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एन सी तो शामिल नहीं होगा क्योंकि पूरी तरीके से एक्स डायरेक्शन में है। एन बी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा एन बी कॉस, सॉरी एन बी साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा एन बी साइन 60 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, एन बी साइन 60 डिग्री। फिर एन डी थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉम्पोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एन डी साइन 30 डिग्री, और ये 50 पूरी तरीके से नेगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम ये सिंपली ये समझ सकते हैं कि एन बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, एन डी की वैल्यू ऊपर 25 है, तो ये उधर जाके 25 साइन 30, यानी कि 25 का और आधा, यानी कि 12.5 प्लस 50। तो इसका मतलब है यहां से एन बी की वैल्यू आ जाएगी 62.5 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 62.5, साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 62 124 यानी कि 125/√3 न्यूटन, ये आ गया हमारा। आप कैलकुलेटर से चाहे सिंपल करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। समेशन एफ एक्स 0 में देखिए एन सी पूरी तरीके से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, डायरेक्ट एन सी लिख दीजिए। एन बी का कॉम्पोनेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, एक्स वाला कॉम्पोनेंट, एन बी
कॉस 60 डिग्री। एन डी थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका कॉम्पोनेंट भी नेगेटिव होगा, माइनस एन डी कॉस ऑफ 30 डिग्री। 50 शामिल नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से एन सी चाहिए, तो यानी कि यहाँ से एन सी की वैल्यू हो जाएगी, ये एन बी कॉस 60 उधर जाएगा, तो एन बी की वैल्यू कॉस 60, तो एन बी की वैल्यू 125/√3, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ये एन डी उधर जाएगा तो प्लस एन डी हो जाएगा, और एन डी की वैल्यू थी 25 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो एन सी की वैल्यू आ जाएगी 62.5 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 12.5 √3। ओके, चाहे तो आप इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, 62.5 और ये 12.5 √3, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 62.5 प्लस एलसीएम लेंगे तो √3 इससे हो जाएगा, 3 और 12.5, 12 3 36, यानी कि 37.5 डिवाइडेड बाई √3, एलसीएम हमने ले लिया। तो यहाँ से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि एनसी की वैल्यू लगभग आ जाएगी आपकी 62 और 30, 60 और 390, यानी कि ये हो जाएगा 100/√3 न्यूटन। ये आंसर आपका आ जाएगा। बहुत आसानी से चीज सॉल्व हो गई। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। आप पुराने इक्विलिब्रियम के वीडियोस देखते हैं वहाँ पर भी, यानी कि एकेटीयू के पेपर्स, और स्टूडेंट्स लोग ये ना समझें कि पेपर अभी ऑनलाइन होगा, पेपर अभी होगा आगे चल के ऑफलाइन ही पेपर होगा। तो इसलिए ये जो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इसमें एक बीम दे रखी है और उसका शेयर फोर्स और बेंड्यूमेंट डायग्राम बनाना है। तो मैं बीम बना देता हूँ जल्दी से। ओके, एक ओवरहैंगिंग बीम है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, एक सपोर्ट यहाँ पर है, हो सकता है इनमें से कोई रोलर हो, कोई हिंज हो, और एक यूडीएल इस तरीके से बना हुआ, और यूडीएल थ्रू आउट पूरी बीम में कंटिन्यूड है ओवरहैंगिंग पार्ट तक। ओके, और इसकी जो इंटेंसिटी दे रखी है दैट इज, इसकी इंटेंसिटी दे रखी है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पॉइंट का नाम ए दिया है, इस पॉइंट का नाम बी दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, और इनके बीच का डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, और इस पॉइंट को भी कुछ नाम दिया है दैट इज सी। एक सिंपल है, बस क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंड्यूमेंट डायग्राम फॉर द गिवन ओवरहैंगिंग बीम। हमें पता है ओवरहैंगिंग बीम है क्योंकि सपोर्ट के बाहर कुछ पोर्शन बीम का हैंग कर रहा है लोड के साथ, तो ओवरहैंगिंग बीम है। तो बहुत सिंपल, एसएफडी बीएमडी के पहले बीम से काफी वीडियोस हम लोग करा चुके हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपका ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये कंप्लीट नहीं है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि ये यूडीएल एक ही है, लेकिन शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड्यूमेंट डायग्राम के शेयर फोर्स और बेंड्यूमेंट के कैलकुलेशंस के लिए आप इन दोनों को अलग, यहाँ से ए से बी तक का हिस्सा अलग यूडीएल लेंगे और बी से सी तक का हिस्सा अलग यूडीएल लेंगे। तो सबसे पहले ए से बी तक के यूडीएल को यदि हम ले लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, इसका सारा लोड जो एक्ट करेगा दैट विल बी 4.5, कितने डिस्टेंस पर है 3 पर, तो ये 4.5 इंटू 3 हो गया। हाँ पता, ये डिस्टेंस आधी आधी बढ़ जाएगी, यानी कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 1.5 मीटर एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1.5 मीटर। फिर इतने यूडीएल, इस यूडीएल का सारा लोड ये वही है 4.5 किलो न्यूटन मीटर, लेकिन 1 पर ऐड कर रहा है, तो इसके बीचों बीच में यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 1, यानी कि 4.5 ही रहेगा। और वो 4.5 का 1 का अगर हम आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी 0.5, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 0.5। ओके, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। आपको बताया था सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है जहाँ पर सपोर्ट होता है, ए या फिर बी। और यहाँ पर हाँ इन रिएक्शंस के कुछ हम नाम देते हैं। मान के चलते हैं इस रिएक्शन को हम लोग ए वाई नाम दे रहे हैं, और इस रिएक्शन को बी को हम लोग, जो एरो है इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी वाई। मान के चलो हमने ए वाई और बी वाई नाम दे दिया इस तरीके से, ठीक है। ये ए वाई और बी वाई,
ये रिएक्शंस हैं। हालांकि RB ऐसे भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही चीज़ है। तो मूवमेंट जीरो करके पहले हम रिएक्शंस निकालते हैं। समेशन ऑफ MA इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले A के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो AY तो बेकार हो जाएगा। 4.5 इंटू 3 क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि 4.5 इंटू 3, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से वो सीधे सीधे ये दिख रही है 1.5, क्योंकि बीच में ऐड कर रहा है, दिस इज 1.5। ओके, BY इस ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव, माइनस ऑफ BY, और BY की जो डिस्टेंस ए से है वो टोटल कितनी है, दैट इज 3। पहले रिएक्शंस निकालते हैं, पहले SFD BMD आप डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन है ड्रॉ SFD एंड BMD, दिस वाज द क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ओके, BY इंटू 3, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। फिर ये 4.5 इंटू 1, मूवमेंट ए के अबाउट ही लेना है, तो ये ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो यानी कि प्लस 4.5। इसकी डिस्टेंस जब हम यहाँ से ए से नापेंगे तो 3 तक, बी तक तो ये 3 ही है, 3 में 0.5 और जोड़ दें, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू 3.5, दैट इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस सारी ए से मेजर करनी है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 3 इंटू 1.5 भी हो गया 4.5, और ये हो जाएगा प्लस 4.5 इंटू 3.5, और ये 3BY उधर चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना है, मानो चलो मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, हमने 4.5 कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा 4.5, इसमें बचा 3.5, इन दोनों को ऐड कर देंगे 4.5 और 3.5 को, तो 8 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3BY। तो 4.5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4.5 को 9 से, 2 9 और 9 4 जा 36, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 36 इज इक्वल टू 3BY। तो यानी कि यहाँ से BY की वैल्यू बहुत इजीली आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। बहुत इजीली रिएक्शन निकालेंगे, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, चलिए उसके बाद समेशन ऑफ FY इक्वल टू 0 अप्लाई कर देते हैं। समेशन FY इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे तो देखिए AY ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ को पॉजिटिव ले रहे हैं, ये 4.5 इंटू 3 नीचे की तरफ है, तो माइनस ऑफ 4.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि इसको कैलकुलेट कर देते हैं 13.5। BY ऊपर की तरफ है, प्लस BY, और ये 4.5 नीचे की तरफ है, माइनस 4.5 इज इक्वल टू 0। BY की वैल्यू यदि हम 12 पुट करेंगे तो यहाँ से AY की वैल्यू सिंपली आ जाएगी, दैट इज 6 किलो न्यूटन। ओके, ये रिएक्शंस हमने कैलकुलेट कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज निकालना, सिर्फ इन स्पेशल पॉइंट्स पर A, B और C पर। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, चले देखते हैं। BY ध्यान रखना है 12 और AY 6। तो फिर से बीम मैं बना दे रहा हूं यहां पे, यहां पर आपका AY था, यहां पर आपका क्या है BY है, और यहां पर पॉइंट C है, यहां पर ये पूरा UDL था, इस UDL का सारा लोड था 4.5 इंटू 3, दैट वॉज 13.5, और इसका सारा लोड था दैट इज इक्वल टू 4.5। ओके, अब डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थी 1.5 मीटर, और ये डिस्टेंस भी थी 1.5 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 3 थी, और ये डिस्टेंस थी 0.5, और ये डिस्टेंस भी 0.5 थी हमारे पास। इस तरीके से सिचुएशन थी। ओके, अब शेयर और इसकी जो इंटेंसिटी है, चाहे आप लिखना चाहें बार बार वही बात है, 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। जल्दी से शेयर फोर्स से कैलकुलेशंस करते हैं। तो पॉइंट है आपके A, पॉइंट है B और पॉइंट है C, इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर हम पहले शेयर फोर्स निकालेंगे। तो पहले भी आप बीम की वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल ट्रिक बताया है कि शेयर फोर्स एट A निकालना है। जहां जहां पर पॉइंट लोड होगा, जहां जहां पर पॉइंट लोड होगा, अब पॉइंट लोड, ये जो रिएक्शन है इसको भी हम पॉइंट लोड की तरह ट्रीट करेंगे। ये जो BY है इट इज ऑल्सो अ पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड नहीं है, ये तो UDL को रिप्रेजेंट किया, इट इज नॉट अ पॉइंट लोड। ये भी पॉइंट लोड नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि जहां जहां पर पॉइंट लोड होगा, जैसे A पर और B पर
अभी ऊपर से कोई लोड नहीं है, हालांकि बीम्स में होता है, यहाँ पर और कहीं पॉइंट लोड नहीं है। तो जहाँ पर पॉइंट लोड होगा वहाँ पर शेयर फोर्स की दो वैल्यूज़ होती हैं। ओके, कैसे निकालते हैं? बीम के किसी भी पॉइंट पर शेयर फोर्स निकालना है तो या तो उसके लेफ्ट में जितने फोर्सेस हैं उनका सम कर देना है, या फिर उसके उस पॉइंट के राइट में जितने फोर्सेस हैं बीम के उनको ऐड कर देना है। तो हम लोग एक तरफा काम करेंगे लेफ्ट से। तो अब ये पॉइंट लोड दो वैल्यूज है। पहले क्या करते हैं, जहां जहां पर पॉइंट लोड होता है वो दो वैल्यूज है, पहले उस पॉइंट लोड को शामिल नहीं करते जो एग्जैक्टली ए पर लग रहा है। तो उसके अलावा देखेंगे, तो उसके अलावा तो ए के लेफ्ट और लेफ्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लेफ्ट में तो कोई फोर्स ही नहीं है, यानी कि पहली वैल्यू हो जाएगी 0, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसमें ए वाई ऐड कर देंगे, क्योंकि ए वाई ऊपर की तरफ है, फोर्स ऊपर की तरफ है, तो हम उसी तरीके से ले रहे हैं, यानी कि 0 प्लस ए वाई, यानी कि पहली वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू 0 प्लस ए वाई, क्योंकि ये एरो अपवर्ड है। अगर पहली वैल्यू 2 होती तो हम 2 प्लस ए वाई करते, अगर ए वाई नीचे की तरफ होता, पहली वैल्यू 2 होती तो हम 2 माइनस ए वाई करते, यानी कि सिंपल। तो पहली वैल्यू 0 और 0 प्लस ए वाई की वैल्यू जो हमारी आई थी, ए वाई की वैल्यू जो हमारी आई थी दैट वाज इक्वल टू 6, तो ए वाई की वैल्यू थी 6 और बी वाई की वैल्यू 12 थी, तो यानी कि ये हो जाएगा 0,6। चलिए, शेयर फोर्स एट द पॉइंट बी, सीधे स्पेशल पॉइंट्स पर बी पर फिर पॉइंट लोड है, कहना किसके फॉर्म में है, कहना बी वाई के फॉर्म में है, तो यानी कि यहां पर भी शेयर फोर्स की दो वैल्यूज होंगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये बी है तो यहां पर ये पॉइंट लोड है बी वाई, पहले इसको शामिल मत करिए बी वाई को, तो बी वाई को हाइड कर दीजिए, बी वाई को छुपा दीजिए। जब आप बी वाई को छुपा देंगे तो इसके लेफ्ट में देखेंगे, हम या तो लेफ्ट से ही करेंगे, राइट से, हम अभी लेफ्ट से कर रहे हैं, तो बी के लेफ्ट में तो बहुत सारे फोर्सेस है, बी के लेफ्ट में ए वाई वाला 6 है और ये 13.5 है, तो इनको साइन ध्यान रखना है। ए वाई ऊपर की तरफ है, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 पॉजिटिव में है और 13.5 नीचे पे है, मतलब सारे फोर्सेस का सम करना है प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए। तो 6 माइनस 13.5 यानी कि -7.5 विल बी द फर्स्ट वैल्यू। ओके, पहली वैल्यू -7.5 होगी, दूसरी वैल्यू इस पहली वैल्यू में ही ये बी वाई एड होगा, क्योंकि ये कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है, अगर नीचे की तरफ होते तो माइनस कर देते, यानी कि हो जाएगा -7.5 कॉमा, और बी वाई की वैल्यू हमारे पास 12 थी, तो -7.5 में 12 जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली 4.5 आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पर क्या निकालना है, वो 0 ही आता है, शेयर फोर्स एट द पॉइंट सी। तो सी के लेफ्ट में देखेंगे तो सारे फोर्स आ जाएंगे, यहां पर कोई पॉइंट लोड नहीं है, नो पॉइंट लोड, यानी कि यहां पर एक ही वैल्यू बनेगी, और वो वैल्यू बनेगी, सारे देख लीजिए, ए वाई की वैल्यू 0 ही आएगा, 6 पॉजिटिव में है, 13.5 नेगेटिव में है, बी वाई पॉजिटिव में है +12, और ये 4.5 नीचे है। फ्री बॉडी डायग्राम में कोई भी चीज मिसिंग नहीं होनी चाहिए, अगर आपने कोई मिस कर दिया तो सब गड़बड़ होगा फिर, और ये वैल्यू दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। ये हो गया शेयर फोर्स से कैलकुलेशन। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन देखिए, बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ए, किसी भी पॉइंट पर ए पर बी पर या सी पर कोई कपल नहीं है, इसका मतलब है सिंगल वैल्यूज होंगे, क्योंकि जहां पर कपल होते हैं मूवमेंट होते हैं वहां दो वैल्यूज होती हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए निकालना है तो ये समझ लीजिए हमें ए के अबाउट ही मूवमेंट लेना है, या तो इसके लेफ्ट के फोर्सेस का मूवमेंट लेना है या फिर इसके राइट का। तो हम देखते हैं लेफ्ट का, तो ए के लेफ्ट में कोई फोर्स ही नहीं है तो मूवमेंट क्या बनाएगा, वैल्यू 0। और जहां तक बात है ए वाई की, वो वहीं से गुजर रहा है, कोई भी फोर्स वहीं से गुजरेगा तो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए हमारा 0 हो गया। चलिए अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट दैट इज बी। अब बी के अबाउट मूवमेंट लेना है, तो बी के लेफ्ट में 6 और 13.5 है, और बी वाई से कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो तो बी से ही गुजर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। तो बी के लेफ्ट में ए वाई है, तो ए वाई जो है वो बी के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो यानी कि 6। अब सारे डिस्टेंस मूवमेंट जहां से ले रहे हैं, अगर हम बी लिख रहे हैं तो मूवमेंट बी से नापेंगे, इसके राइट को मत देख लेना, सिर्फ बी के लेफ्ट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आर वन साइडेड कैलकुलेशंस। तो इसके लेफ्ट में 6 है, तो 6 से बी वाई की, अगर 6 से मतलब बी से अगर 6 की डिस्टेंस नापेंगे ए वाई की, तो ये 3 आ जाएगा, तो 6 × 3। फिर ये वाला यूडीएल का लोड बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि -13.5, और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक है, दैट इज 1.5, ये 13 एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। इसे कैलकुलेशन को आप आराम से कर सकते हैं, 6 3 जा 18, ओके, -13.5 × 3/2, तो 30, इसको कर लेते हैं 13.5 × 3/2,
तो ये हो जाएगा 18 टू जा, हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन अगर आप कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, 18 टू जा 36 और ये हो जाएगा 36 माइनस 27/2 यानी कि 9/2, यानी कि ये हो जाएगा 4.5. ओके, सॉरी 36 माइनस 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 40.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 40.5. 40.5 रिजल्ट आएगा। तो 40.5 जब रिजल्ट आएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा 36 माइनस 40.5/2 होगा। तो ये रिजल्ट हो जाएगा 13 3 जा 39, तो ये हो जाएगा -4.5/2 यानी कि -2.25। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, वो ध्यान रखिएगा, आप अपने कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ओके, चलिए अब उसके बाद आता है बेंडिंग मूवमेंट। चाहता हूँ कि सारे कैलकुलेशन इसी पेज पर हो जाए। बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट सी पर क्या निकालना है? सी पर हम डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जीरो कहने का मतलब आप इस लेवल पर आके आप डायरेक्ट जीरो ये कह सकते हैं कि हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे यदि आपको बेंडिंग मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट उसी पॉइंट के अबाउट लेना है, या तो उसके लेफ्ट में सारे देख लीजिए या फिर उसके राइट में। लास्ट पॉइंट पर अगर हम राइट से देखेंगे तो राइट से कोई फोर्स ही नहीं है, तो कोई फोर्स ही नहीं तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वो तो आ जाएगा आपका जीरो, सिंपल। अब आपको मेन चीज बनानी है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं फिर से अब कैसे बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये पहले बीम्स के मैंने लेक्चर्स में आपको सब बता चुका हूं। चलिए एक बार और बना देते हैं यहां पर। ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। अभी आप फिलहाल सिर्फ इतना बनाइए, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ओके, जब भी आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना है तो आप पहले बीम का एक फ्री बॉडी डायग्राम या लगभग बीम के सारे लोड्स को रिप्रेजेंट कर दीजिए, पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर बना दीजिए, थोड़ा लोड्स दिखा दीजिए, थोड़ा बहुत तो हमने बनाया हुआ है। फिर इसके नीचे आप वर्टिकल लाइंस इस तरीके से खींच दीजिए, क्योंकि बीम के नीचे ही उसका शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा और बीम के नीचे ही उसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा। तो एक लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि ये एक्सिस रहेगी, वही बीम की एक्सिस, बीम की लाइन, यानी कि बीम रहेगी, और यहाँ पर हम बनाएंगे उसका शेयर फोर्स डायग्राम। जब हमने ए पर शेयर फोर्स देखा तो ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू, ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू 0,6 थी। बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू, बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू 6 माइनस 4.5 इंटू 13.5, दैट इज -7.5, -7.5 और 4.5 थी, और सी पर शेयर फोर्स की वैल्यू दैट वाज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको बनाना है। अब ए पर वैल्यू 0 भी है 6 भी है, यानी कि वैल्यू 0 भी है और 6 भी है, तो आप कुछ ऐसे नॉर्मली एक वैल्यू उठा के यहाँ पर बना दीजिए और इसको लिख दीजिए दैट इज 6। ओके, यहाँ पर हो गया। फिर जब हम बी पर जाएंगे तो बी पर पहली वैल्यू देखिए, ये 6 पर खत्म हो रहा है, बी पर पहली वैल्यू -7.5 है, 4.5 नहीं बनाना, -7.5। तो -7, अगर ये 6 लगभग इतना है तो -7.5 थोड़ा और नीचे बना देते हैं यहाँ पर, हमारा ये हो जाएगा लगभग -7.5। -7.5 के बाद तुरंत उस पर 4.5 हो रहा है, यानी कि तुरंत 4.5 हो रहा है, यानी कि तुरंत झटके से वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 4.5। जहां जहां पर पॉइंट लोड होता है वहां पर शेयर फोर्स की दो वैल्यू, यानी शेयर फोर्स झटके से, यानी कि ये 0 था, 0 से 6 चढ़ा और फिर वैल्यू आई थी, यहां पर भी पॉइंट लोड है, बी वाई के फॉर्म में था, तो -7.5 से 4.5 झटके से जाएगा। अब कंटिन्यूएशन में यहां पर ए पर वैल्यू 6 पर खत्म हो रही है, बी पर -7.5 पर स्टार्ट हो, यानी कि 6 को -7.5 से जोड़ना है, तो 4.5 से मत जोड़ दीजिएगा। अब 6 को -7.5 से जोड़ने का मतलब है जब भी दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल होता है तो शेयर फोर्स का डायग्राम लाइन शेप में होता है, शेयर फोर्स का डायग्राम लाइन शेप में होगा। तो आप इसको लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये ड्रॉ कर दिया आपने लाइन में।
हालांकि एक चार्ट मैंने पहले आपको सिखाया गया था, चार्ट मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे इसको समझते हैं। चलिए वो चार्ट हम आपको दोबारा बना के दिखा सकते हैं। कोई इस तरीके से था कि दो पॉइंट्स के बीच में यदि नो लोड होगा, दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल भी हो सकता है और दो पॉइंट्स के बीच में यूवीएल भी होगा। जब दो पॉइंट्स के बीच में कोई लोड नहीं होगा तो ये शेयर फोर्स का है और ये बेंडिंग मोमेंट की पावर्स हैं। x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3। ये पावर्स आप बड़े आराम से याद भी कर सकते हैं। देखिए आप बस ये क्रम याद करिए, नो लोड यूडीएल यूवीएल, नो लोड यूडीएल यूवीएल और यहाँ शेयर फोर्स। एक बार x टू द पावर 0 स्टार्ट होगा तो बगल में x पावर 1 लिखना है, ऐसे भी बढ़ेगा और ऐसे भी बढ़ेगा। देखिए 0 है, 1 है, 2 है और 0 का 1, 1 का 2, 2 का 3, ये 1 2 3 इस तरीके से। x टू द पावर 0 का मतलब होता है कांस्टेंट लाइन, x टू द पावर 1 का मतलब है लाइन। यानी कि अब ये देखिए इन दोनों के बीच में, a और b के बीच में क्या मौजूद है, यूडीएल। तो यूडीएल मौजूद है, तो शेयर फोर्स का डायग्राम x टू द पावर 1 मतलब x टू द पावर 1 का मतलब है x, यानी कि लाइन की इक्वेशन में x होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि पावर 1 होती है, इसीलिए हमने इसको लाइन के फॉर्म में दिखा दिया। फिर लास्ट पॉइंट पर देखिए शेयर फोर्स की वैल्यू फिर 0 है, यहां पर फिर 0 है। फिर बी और सी के बीच में फिर यूडीएल है, तो जो फिर यूडीएल होगा तो शेयर फोर्स का जो शेप होगा वो x टू द पावर 1 यानी कि लाइन के फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से आ गया, ये 0 हो गया। तो ये बन गया इसका शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, दिस इज इट्स शेयर फोर्स डायग्राम। ये हो गया। तो ये इसका पॉजिटिव, एक इसका पॉजिटिव पार्ट हो रहा है और एक इसका नेगेटिव पार्ट हो रहा है। मींस दिस इज द पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड और ये फिर पॉजिटिव साइड। ओके, ये चीजें हो रही है। चलिए अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी इसके नीचे बना सकते हैं हम आराम से। बस आपको एक्सिस खींच देनी, थोड़ा और इसको डाउनवर्ड बना देते हैं इस तरीके से। ओके, बेंडिंग मोमेंट पे स्टार्टिंग पे वैल्यू थी 0, ठीक, और दूसरे पॉइंट पे जो वैल्यू एक बार देख लेते हैं। जो सेकंड पॉइंट पे जो वैल्यू आई थी, पहले पे 0 थी, दूसरे पे वैल्यू थी -2.25। -2.25 को थोड़ा नीचे बना देते हैं स्केल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा -2.25 और लास्ट में वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ए और बी के बीच में भी यूडीएल है, बी और सी के बीच में भी यूडीएल है, तो ये कहानी सिर्फ यूडीएल की चलेगी। तो जब यूडीएल होता है तो बीएमडी एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब है पैराबोलिक, एक्स स्क्वायर का मतलब है पैराबोलिक। अब आपको ये ध्यान देना है कि पैराबोला थोड़ा घूम के जाएगा इस तरीके से, पैराबोला घूम के जाएगा। तो पैराबोला का शेप यदि आप बनाएंगे तो ये 0 से, ये नहीं कि आपको नीचे ही दिखा देना है, आप घुमा के इसको इस तरीके से ले जाएंगे, इस तरीके से ले जाएंगे और यहां पर लेके आएंगे। ओके, और फाइनली इसको 0 देंगे तो आपका ग्राफ यहां पर कुछ इस तरीके से टच हो जाएगा। यहां पर आप ज्यादा नहीं, यहां पर -2.25 है, 0 है। ओके, ये हो जाएगा। तो यानी कि ये है लीनियर शेप, यानी कि x टू द पावर 1, x टू द पावर 1, और ये पैराबोलिक है एक्स स्क्वायर, और ये भी पैराबोलिक है। पैराबोला का शेप आपका फिलहाल ऐसे ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी कुछ चीजें होती हैं लेकिन फिलहाल चलिए क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पैराबोलिक। अच्छा, अगर आप इतना ही छोड़ देंगे, ये आपसे देखिए, आपको ये आपसे ये माना जाता है कि आपसे ये अंडरस्टूड है कि जब भी एसएफडी और बीएमडी बनाएंगे तो आपको कट पॉइंट्स को जरूर देखना है। हालांकि वो लिखा नहीं होता है क्वेश्चन में कट पॉइंट्स, कहना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट पॉइंट। कट पॉइंट का मतलब है कहीं शेयर फोर्स डायग्राम तो नहीं कट कर रहा है, कहीं बीएमडी तो नहीं कट कर रहा है। देखिए शेयर फोर्स डायग्राम यहां पर कट कर रहा है, शेयर फोर्स डायग्राम इस पॉइंट पर कट कर रहा है, मान के चलते हैं ये पॉइंट बी है और ये भी पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम बी है, और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम इस जगह पर कट कर रहा है, मान के चलते हैं इस पॉइंट का नाम क्यू है, ये तो बी था। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इनको कैलकुलेट भी करना होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पहला पॉइंट ये रहता है कि पहला पॉइंट ये रहता है द पॉइंट at which
SFD cuts the beam axis, जिस पॉइंट पर शेयर फोर्स का डायग्राम एक बीम के एक्सिस को कट करता है, यानी कि साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, एट दैट पॉइंट BMD इज मैक्सिमम, वहां पर एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, BM फॉर बेंडिंग मोमेंट, वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये रूल होता है, यानी कि यदि यहां पर शेयर फोर्स का डायग्राम कट कर रहा है तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। इसीलिए देखिए हमने पहले से ग्राफ को ऊपर चढ़ाया था, हमें पता था कि यहां पर कट कर रहा है तो ये ग्राफ ऐसे, हम इसको नीचे नीचे बना दे तो गलत हो जाता है। यानी कि ये पॉइंट, यानी कि इस जगह पर आपको बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो आपको ये दोनों काम करने ही पड़ेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम कहां पर कट कर रहा है, उस पॉइंट को निकाल के उसका बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा। बी पॉइंट का कट तो पता ही है कि बी पर भी कट कर रहा है शेयर फोर्स डायग्राम, बी पर कट कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है, और बी पर तो बेंडिंग मोमेंट आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं -2.25, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस वैल्यू इज -2.25, ये वैल्यू थोड़ी नीचे लिख दी गई है, ये इसी की वैल्यू है -2.25। लेकिन हमारे लिए ये पॉइंट जानना जरूरी है कि इस पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट को हम सिमिलर ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब है, मान के चलते हैं कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक दैट इज x है, तो ये डिस्टेंस हमें पता है कि ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस 3 मीटर थी, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस हो जाएगी 3 - x। ओके, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक x माना, ये तो x टू द पावर 1, तो ये पावर अलग है, तो ये हो जाएगी 3 - x, यानी कि ये डिस्टेंस x है, 3 - x है। हालांकि इक्वेशंस बनाए जाते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर ट्रायंगल है तो हम सिमिलैरिटी लगा सकते हैं। अब यहां पर हम सिमिलैरिटी का नियम लगा सकते हैं। हमें ये डिस्टेंस चाहिए कि ये P यहां से कितनी पोजीशन पर है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर हैं। जब कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। साइड्स प्रोपोर्शनल करने का मतलब है कि O से P तक की डिस्टेंस, यानी कि x, अगर इस ट्रायंगल का साइड x ले रहे हैं तो इसी जैसा दूसरे ट्रायंगल का साइड 3 - x हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर इसकी हाइट 6 है तो इसकी हाइट -7.5 मत लीजिएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ वैसे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। -7.5 तो बेंडिंग शेयर फोर्स की वैल्यू है। अब अगर आप मेंसुरेशन करते हैं तो मेंसुरेशन में साइड की सिर्फ लंबाई ली जाएगी, यानी कि पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू 7.5। ओके, इनको आपस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7.5x इज इक्वल टू 6 3 जा 18 -6x। इस 6x को इधर जोड़ देते हैं तो 7 और 6 हो जाएगा 13.5x इज इक्वल टू 18। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 13.5। तो 18 को यदि हम 13.5 से डिवाइड कर दें, 18 को देखते हैं क्या आ रहा है, 18 को 13.5 से डिवाइड कर दें, 18 डिवाइडेड बाई 13.5, तो ये आ रहा है 1.33, यानी कि ये डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास 1.33। ये डिस्टेंस आ जा रही है आपकी 1.33। इसका मतलब है P पॉइंट जहां पर शेयर फोर्स का डायग्राम कट कर रहा है कि वो A से कितनी डिस्टेंस पर है, 1.33। 1.33 को हम 4/3 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो यानी कि इस पॉइंट, खाली बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहने से नहीं होगा, आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। पी पॉइंट तो पता चल गया है, पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.33 फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज ए। अब इसी पी पर हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इस पी को देखिए हम यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट है दैट इज पी, और यहां से यहां तक डिस्टेंस निकल चुकी है 1.33। अब पी पर बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, वही कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। पी पर, तो आपको जब P पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो आपको सिर्फ P तक का डायग्राम बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा। दिस पॉइंट इज P, क्योंकि किसी भी पॉइंट बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो उसको एक तरफा, और इसके लेफ्ट में कौन सा फोर्स है, दैट इज AY, और ये यूडीएल है। इतना ही यूडीएल है। कितने तक का यूडीएल है, सिर्फ 1.33 का। 1.33 को आप 4/3 भी लिख सकते हैं। चलिए
बस इतना ही बनाना है, इसकी आगे का तो डैश कर देना है क्योंकि बेंड मोमेंट का कैलकुलेशन एक तरफा होता है। इंटेंसिटी वही है, इंटेंसिटी इज नथिंग बट 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ये इंटेंसिटी तो वही थी। अब पी पर बेंड मोमेंट निकालना है और ए वाई की वैल्यू 6 थी, तो इसके सारे लोड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 4.5। कितनी डिस्टेंस पर है ये 4/3, तो 4/3 ही लेना है बेटा। और ये 4/3 का आधा कर देते हैं, तो 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 इधर की तरफ, और यहाँ की तरफ भी जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 2/3। चलिए अब पी पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट पी इज इक्वल टू पी पर, तो पी के लेफ्ट में ए वाई है, वो पी के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा यानी कि 6, और पी से ही डिस्टेंस मेजर करनी है पी के अबाउट, तो पी से उसकी डिस्टेंस है 4/3, तो 6 इंटू 4/3। फिर ये वाला जो यूडीएल का लोड यहां पर बन रहा है ये पी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो यानी कि -4.5 इंटू 4/3, ये तो इसका लोड बना क्योंकि यूडीएल का है लोड है, और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2/3 यानी कि इंटू 2/3, तो ये 3 2 जा 6, ये तो 8 हो गया, माइनस 4.5 इंटू 4 हो जाएगा आपका 18 इंटू 2/9, तो 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि आ जाएगा 4 किलो न्यूटन मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 4 जा 24/3 8, और 4.5 3 इंटू ये 3 इंटू 1.5 इंटू 4 6 3 2 जा ये हो जाएगा 6, हाँ ठीक है, तो 8 - 4 4, यानी कि ये वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ये ध्यान देना, ये आपको जरूर निकालना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड है, दिस इज बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ओके, इसको आप अपने ग्राफ में चाहे तो रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, रिप्रेजेंट में देखते यानी कि वैल्यू आई है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं, दैट इज 4 किलो न्यूटन मीटर, ये आई है 4 किलो न्यूटन मीटर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ओके, चलिए इतना काम हो गया। अब ये तो हो गया जहां पर शेयर फोर्स का डायग्राम कट करता है उस पॉइंट को निकालना पड़ता है और उसी पॉइंट पर बेंड मोमेंट निकालना पड़ता है, ये काम हो चुका है। बी वाले को करने की जरूरत नहीं क्योंकि बी पर तो पहले ही पता है -2.25। फिर एक और चीज है, जब भी बीम ओवरहैंगिंग होगी बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कट जरूर करेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिए, इसको मैं पॉइंट के फॉर्म में लिख देता हूं। सेकंड पॉइंट ये रहेगा, whenever there is overhanging beam, whenever there is overhanging beam, ठीक है, point of contraflexure will exist, point of contraflexure जरूर होगा, इट इज द पॉइंट। हालांकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन था, इसी पेपर के KOE 031 2019-20 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो इट इज द पॉइंट एट विच बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0 और BMD कट्स दी एक्सिस, जहां पर BMD एक्सिस को कट कर रहा है, और ये ध्यान देना है कि ये बेटा ओवरहैंगिंग बीम के लिए अप्लीकेबल होगा। तो अब आप देखते हैं पिछले पन्ने पर, देखते हैं हमने BMD बनाया था, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा था यहाँ पर, ये देखिए ये Q पॉइंट है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट को निकालना, इस पॉइंट को सिर्फ कैलकुलेट कर देना पड़ेगा कि Q है कहां पर, बस इसमें कोई ऐसा निकाल के मैक्सिमम कुछ नहीं होता, तो Q पॉइंट है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इस Q पॉइंट को हम ऊपर की तरफ ले जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स ये Q पॉइंट अगर हम इसकी वर्टिकल लाइन को ऊपर बढ़ाते ले जाएं, इस तरीके से ले जाएं तो ये Q पॉइंट आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिए, Q पॉइंट यहाँ कहीं मिलेगा, और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट को 0 करना है इसको। तो चलिए Q यानी कि हमें Q तक का डायग्राम बनाना है क्योंकि Q पर हमें कैलकुलेशंस कर रहे हैं। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, मान लेते हैं ये पॉइंट Q है, ये भी B से पहले यहाँ पर कहीं आपके आगे जा रहा था B, तो इसके राइट का तो देखना ही नहीं है, तो ये UDL है। अब ध्यान दीजिएगा ये UDL
और यहाँ पर आपके पास रिएक्शन था ए वाई, और ए वाई की वैल्यू 6 थी। ओके, और इसकी इंटेंसिटी वही थी 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। अब क्यू पॉइंट कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम इसको मान के चलते हैं, इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। ठीक है, और x मान लेते हैं तो इसका सारा लोड, ये बताइए 4.5 किलो न्यूटन मीटर x पर एक्ट कर रहा है, तो इसका सारा लोड हो जाएगा 4.5 इंटू एक्स, और ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू x by 2 एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू x by 2। चलिए, तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट q का एक्सप्रेशन बनाते हैं। यदि हम बेंडिंग मोमेंट q बनाते तो क्या लिखते, यानी कि मूवमेंट किसके अबाउट लेना है, q के अबाउट, और इसके लेफ्ट में जितने हैं, तो q के लेफ्ट में ay है, तो ay हो गया 6, ay क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और q से इसकी डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस q से मेजर करनी है, इंटू x हो जाएगा। यूडीएल है 4.5 इंटू एक्स, ये क्यू के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो माइनस ऑफ 4.5 इंटू एक्स, साथ में आ जाएगा इंटू एक्स बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। इसका मतलब है इसमें सिंपल ये काम करना पड़ेगा, इट इम्प्लाइज दैट 6x माइनस 4.5 एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम इन दोनों में, ये हो जाएगा 6x और ये 4.5 इंटू एक्स इंटू एक्स बाई 2, इन दोनों में हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4.5 एक्स बाई 2। चलिए, इससे बता या तो इसे का मतलब है या तो x 0 हो, x तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये x 0 होगा तो a पा जाएगा, a तो पर तो वैसे भी बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, तो यानी कि सॉल्यूशन इससे आएगा कि नेक्स्ट वाला हो जाएगा 6 इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 4.5 एक्स बाई 2। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 6 12, यानी कि 12 बाई 4.5, यानी कि x की वैल्यू 12 बाई 4.5, 12 का डबल कर देते हैं तो 24 बाई 9, यानी कि ये हो जाएगा 12 का डबल 20, इसका 9, इसका 24 का, यानी कि 8 बाई 9, 8 3 24, 3 3 9, यानी कि 8 बाई 3, 8 बाई 3 का मतलब है 2.67 मीटर। ये आ गया। इसका मतलब है फाइनली हम ये लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ये बात आप लास्ट में लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज एट अ डिस्टेंस कितना, 2.67 मीटर फ्रॉम द पॉइंट दैट इज ए पॉइंट से है, ये ध्यान देना, ये है 2.67 मीटर। काफ़ी टाइम लगता है शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को समझने, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा आखिरी तक। और बिल्कुल पार्ट 5 हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए कि अभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये थर्ड सेमेस्टर के लिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए जो बच्चे पढ़ते हैं, सिविल ब्रांच के, एग्रीकल्चर ब्रांच के, उनके लिए है, बहुत अच्छा पेपर है ये। तो सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।